हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मैंने आपको पहले भी बताया, मेडिवल इंडिया में सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत सारे सुल्तानों के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बहुत कुछ पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। और मेरा तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में भी सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है वो है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश, जैसे कि हमने अभी लास्ट खिलजी वंश पढ़ा है, उसके बाद हमारे पास आता है तुगलक वंश। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा लंबा टाइम पीरियड भी हम तुगलक वंश का ही मानते हैं। तो तुगलक वंश में हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसमें देखें, ये हमारे पास शासक हैं और ये उनका टाइम पीरियड है। ये आप सभी नोट कर सकते हैं इन सभी का टाइम पीरियड। इसमें से जो दो इंपॉर्टेंट हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड उन्होंने अपना राज्य चलाया है। और नो डाउट उसके बाद तुगलक वंश की बुनियाद जो धीमी भी हो गई है और ढीली भी हो गई है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों ही बड़े इंटरेस्टिंग हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये दो हैं, एक है मोहम्मद तुगलक और दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि आखिर सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पता चलता है इस तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलती है हमें फारसी ग्रंथों से। बरनी की तारीख फिरोज शाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इनके ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनके नाम हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे बरनी है, ठीक है। उसके बाद बरनी की फतवा जहांदीरी भी बहुत जरूरत है, जिसकी बार बार हमें पढ़ने की। सुल्तान फिरोज शाह की फतुहाते फिरोज शाही जो उसने खुद लिखी है। निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी है। तो ये सारा आप अपनी कॉपीज पे नोट कर ले अच्छी तरह से। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ हैं हमारे, जो हमें तुगलक वंश की जानकारी देते हैं। ये देखिए, तारीख फिरोज शाही दो बार नाम आ रहा है, तो ये दोनों ही हमें याद रखने पड़ रहे हैं, एक बरनी की, एक शम्स सिराज अफीक की, ठीक है। ऐसे तारीख मुबारक शाही, तारीख मोहम्मदी, फतुहाते फिरोज शाही, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, ये आपके लिए जरूरी है। कुछ पत्र हैं हमारे पास, कुछ गोष्ठियां हैं, कुछ कविताएं हैं जो हमें तुगलक वंश की जानकारी देते हैं। इसके अलावा तुगलक वंश की कुछ इमारतें हैं जो हमें इस वंश की जानकारी देते हैं। जैसे सबसे पहले आता है तुगलक कालीन इमारतों में हमारे पास आता है तुगलकाबाद, ठीक है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के समीप एक दुर्ग बनाया गया था। तो सबसे ऊपर आप पिक्चर में देख सकते हैं, इतना बड़ा किला है। और आप अगर आपको कभी मौका मिले दिल्ली जाने का, तो वहां आप तुगलकाबाद में जाकर ये किला देख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी खास विशेषता क्या है, इनकी ढलवां दीवारें हैं, इसे सलामी कहा जाता है, ठीक है। मजबूत हैं, ठोस हैं, बनी हुई हैं। और इसमें देखें, इमारतों में महंगा लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सस्ते मटमैले पत्थर का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे कई बार हमने देखा है कि लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है दिल्ली सल्तनत में, तो यहाँ पे जो पत्थर यूज किया है वो सस्ता मटमैला पत्थर है। दूसरा है गयासुद्दीन का मकबरा। नीचे आप पिक्चर देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है ये। दिल्ली में ही इसका मकबरा बनाया गया है, जो पहला शासक है तुगलक वंश का। उसके बाद एक है बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में, ठीक है। ये मोहम्मद तुगलक ने बनाई है इमारत, सबसे पहली पिक्चर में देख सकते हैं। आदिलाबाद का किला है, दिल्ली के पास ही है, मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया है। जहां तना का भी एक छोटा सा नगर है, जो मोहम्मद तुगलक के द्वारा दिल्ली के पास ही बनाया गया है। तो उसकी एक बिल्डिंग है, तो पूरा नगर बसा हुआ है वहां पे। उसके बाद हर एक पिक्चर तो नहीं मिली, लेकिन कुछ मिली है जिनमें से दिखा रही हूं आपको। उसके बाद है सुरनद्वारी, जो कन्नौज के निकट मोहम्मद तुगलक द्वारा बनाया गया एक शहर था। उसकी पिक्चर नहीं मिली, लेकिन ये 12 खंबे हैं जो तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनवाई है ये इमारत। इसकी पिक्चर आपके सामने है। और उसके बाद सप्तलाह बाग और विजय मंडल, ये भी दौलताबाद की ही इमारतें हैं, मोहम्मद तुगलक ने ही बनाई है। तो इन इमारतों से भी हमें तुगलक वंश की या मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि आखिर तुगलक वंश की स्थापना किसने की है। तो वो कौन है, वो है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक बोलते हैं। 1320 से लेकर 1325 तक उसका समय है। तो ये वंश का संस्थापक है और 1320 में वो दिल्ली का सुल्तान बना। पहले कौन था, वो खिलजी, मुबारक शाह खिलजी के समय में वहां का गवर्नर था उत्तर पश्चिमी प्रांत का। अब देखें, हर बार ऐसा ही हुआ है कि नया वंश स्थापित हुआ है तो पिछले वंश को खत्म करने वाला या तो उनका कोई दास है, या कोई उसका मंत्री है, प्रधानमंत्री है, या गवर्नर है,
तो ये भी एक गवर्नर है जिसने अपना नया वंश स्थापित किया। तो प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा है, तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिल्ली सल्तनत में ये पहला सुल्तान है जिसने गाजी वर्ड का प्रयोग किया है अपने नाम के साथ। तो गाजी मलिक या गाजी गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने क्या किया है, उसने नहर निर्माण करवाए हैं। तो ये पहला सुल्तान है दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक जिसने नहरें बनवाई हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा अपने पे घमंड भी हो गया था, और ये उस वक्त के जो प्रसिद्ध सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, तो उनको भी उसने दंड देने की कोशिश की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने जब ये घोषणा की कि वो निजामुद्दीन औलिया को दंड देंगे, तो निजामुद्दीन औलिया ने ये कुछ शब्द कहे थे, दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूर है, या दिल्ली दूर अस्त, ऐसे बहुत सारी लाइंस हैं जो आप देख सकते हैं। तो उस लाइन का क्या मतलब था कि जो गयासुद्दीन तुगलक वो दिल्ली से बाहर गया हुआ था कहीं, तो उसने अभी वापस आना था दिल्ली। तो लेकिन निजामुद्दीन औलिया को कि ये शब्द बोलने के बाद क्या हुआ, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली पहुंचा ही नहीं, वो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई किसी जगह पे। तो एक भवन गिर गया उसके ऊपर, तो वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शायद सूफी संतों की बात को सच दर्शाने के लिए इस बात को जोड़ा गया है। हम किसी बात को डिनाई नहीं करते हिस्ट्री में, हमें माइथोलॉजी साथ लेके ही चलनी पड़ती है। तो 25 साल तक इसने एक अपना अच्छा साम्राज्य स्थापित किया, कुछ अच्छे काम भी किए हैं। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई, ये माना गया है कि जो इसका पुत्र है कुछ इलाके जीतने के बाद वापस आ रहा था, उसकी वेलकम के लिए उसने एक बड़ा लकड़ी का भवन बनवाया था। तो वहां पे उसका स्वागत होना था उसके पुत्र का, लेकिन ये कहा जाता है कि वो भवन इसके ऊपर ही गिर गया, गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर, तो उसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दूसरा विचार ये है कि ये वापस आ रहा तो इसके पुत्र ने इसके वेलकम के लिए एक भवन बनाया, और वो लकड़ी का भवन बनाया गया, शायद अपने पिता को मारने की वो तैयारी कर रहा था। तो जब वो पहुंचा वहां पे गयासुद्दीन तुगलक, तो वो भवन इसके ऊपर गिर गया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो कुछ भी हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है। तो ये वो इतिहास है जिसपे हम काफी चीजें एस्टिमेट लेके चलते हैं। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ये कहा गया है कि गयासुद्दीन ने उदारता व कठोरता दोनों ही नीतियां चलाई, ठीक है। बर्नी ने इसे रस्मो मियान या मध्यम पंथी नीति कहा है। वो कठोर भी था और वो उदार भी था, दोनों तरह की नीति चलाने वाला गयासुद्दीन था। हालांकि जैसे बलबन के बारे में हमने पढ़ा ना कि उसने सिर्फ रक्त और लौह की नीति चलाई, तो उसकी नीति जो थी वो कट्टरवादी थी, लेकिन इसने दोनों नीतियां चलाई, तो इसे रस्मो मियान या मध्यम पंथी कहा गया है, ठीक है। उसने खुद कहा था कि मैं सभी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के लिए जन्मा हूं, तो वो ये चाहता था कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी वो मैक्सिमम हेल्प कर सके। और देखिए उसके बाद जो उसकी खासियत है, उसने अमीरों को जो पद दिए थे वो वंशागनुत के साथ साथ योग्यता भी देखता था। ये नहीं कि मंत्री का पुत्र है तो उसे मंत्री ही बना दिया जाए, वो पहले देखता था कि वो मंत्री बनने के योग्य है कि नहीं। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो जगीरें वापस ले ली थी, छीन ली थी, वो वापस किसने दे दी, गयासुद्दीन तुगलक ने लोगों को लौटा दी, ठीक है। तो उसने बड़े अच्छे काम भी किए हैं, उसने किसानों की स्थिति को सुधारने की भी कोशिश की है। और उसके बाद उसने जो टैक्स लिया जाता था किसानों से, जैसे हमने देखा कि उसने अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा प्रणाली चलाई थी जमीन को नाप के, तो अलाउद्दीन खिलजी की वो मसाहत के तरीके को बदलकर उसने हुक्म हासिल, नस्क, कनकूत प्रथा अपनाई, जैसे खड़ी फसल को देख के अंदाजा लगा लेना या 3 हिस्से करके अंदाजा लगा लेना। तो इस तरह से उसने दोबारा से टैक्स लेना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस प्रणाली में भूमि कर को कम कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कितना रखा था, उसने आधा आधा कर दिया था, 1/2 कर दिया था, 50-50 था, 50 किसान का 50 अलाउद्दीन का, लेकिन इसने 1/3 कर दिया, ठीक है। तो ये 25% लेता था और 75% किसान को मिलता था। इस तरह से टैक्स जो लिया जाता था। और उसने कहा कि एक बार में हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा कितनी वृद्धि कर सकते हैं, 1/11 से 1/10 ही कर सकते हैं, सीधा नहीं 1/11 से हम 15 कर दे, सॉरी 10 से 1/2 कर दें, एकदम से नहीं हम जो है टैक्स बढ़ा नहीं सकते। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। तो उसका पुत्र है मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का एक महान शासक हुआ है। इसके बारे में अलग अलग विचार हैं, कई इसे महान कहते हैं, कई इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी बोलते हैं, और कई तो इसे सुल्तान को अधर्मी भी मानते हैं। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मोहम्मद बिन तुगलक। और जो इसकी योजनाएं हैं वो तो माशाअल्लाह ऐसी योजनाएं हैं, जब वो शुरुआत होती है तो ऐसे लगता है बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जब उनका अंत होता है तो लगता है कि क्यों सुल्तान में इतनी
हिम्मत नहीं थी कि वो उसको अंत तक लेके जाए। वो इतना जल्दबाज क्यों था कि वो अपनी योजना को बीच में ही खत्म कर देता था। तो हमारे लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक किसी भी योजना में सफल नहीं हो पाया, जबकि वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। तो क्या उसके अंदर सोचने की शक्ति कम थी? क्या हालात उसके साथ नहीं थे? या वो ऐसा ही जल्दबाज था? या वो किसी के पीछे लग जाता था कि नहीं, मुझे जिसने ऐसे कहा है वैसे कर लूं, इसने कहा है वैसे कर लूं। तो बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास भी, आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी योजनाओं को बनाते हैं और फिर उन्हें तोड़ देते हैं, जो शुरू करते हैं और खत्म कर देते हैं। तो क्या उनके बारे में हम यही कहते हैं कि ये बहुत जल्दबाज लोग हैं, ये बहुत जल्दी बात को फैसला लेते हैं और बहुत जल्दी उस फैसले से मुकर जाते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी एक ऐसा ही शासक है। तो उसने ऐसा क्या किया वो आप पढ़ेंगे तो और साथ में हंसेंगे भी कि आखिर ये क्या कर रहा है। आखिर एक राजा है, एक इतनी बड़ी पोस्ट पे है, तो वो क्यों नहीं ध्यान से सोचता कि वो जो कर रहा है उसमें कितना दम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां गद्दी पे बैठता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है जूना खां, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड है 1325 से 1351, ठीक है। और उसके बाद उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको उलग खां की उपाधि उसके पिता ने दी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। और इसके बाद ये भी कहा गया है राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है, जूना खां को, ठीक है। और यह भी माना गया है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा, विद्वान और योग्य व्यक्ति था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। किसकी चीज के लिए योग्य था? राजा की गद्दी पे बैठने के लिए। लेकिन फिर भी वो अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण किसी और ही वजह से मशहूर हो गया, जबकि उसे किसी और वजह से मशहूर होना चाहिए था। तो अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। तो ये रक्त पिपासु जो वर्ड है, ये किसके लिए यूज किया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। एक नाम उसका ये भी रखा गया है। बर्नी, सरहिंदी, निजामुद्दीन बदायूं, फरिश्ता जैसे इतिहासकार तो उसे अधर्मी कहते हैं। तो ये हमारे मेन इतिहासकार हैं जो उसके बारे में ये कहते हैं। ये उसके कुछ उपनाम हैं। शैतान का साथी, क्योंकि उसने कुछ ऐसे काम किए लोगों को वो शैतान लगने पर लग पड़ा। उलग खां उसकी उपाधि है, जूना खां उसका नाम है। सुल्तान कामिल, सुल्तान आदिल उसने उपाधियां धारण की हैं। पागल सुल्तान उसको इतिहासकारों ने ही बोल दिया है। और अपने युग का अरस्तु, ठीक है, तो अरस्तु बोला गया है उसको इसकी योजनाओं के लिए, चाहे वो सफल नहीं हो सका, ठीक है। तो ये देखो उसकी खास बात एक यहाँ पे लिखी है कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान है जिसने हिंदू त्योहारों में भाग लिया, होली और दीपावली मनाई। तो इससे पहले जितने सुल्तान हैं वो सिर्फ अपने इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ये पहला सुल्तान माना गया है जो हिंदू धर्म के त्योहार मना रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब कि वो एक अच्छे सुल्तान होने की उसके अंदर सारे गुण हैं, ठीक है। और इसके अलावा उसने प्रसिद्ध सूफी शेख शहाबुद्दीन को दीवान मुस्तखराज की उपाधि दी। शेख मुजीनुद्दीन को गुजरात का गवर्नर, सैयद कलामुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में नियुक्त किया। शेख निजामुद्दीन चिराग दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में से एक था। तो ये ऊपर उसने तीनों को उपाधियां दी और जो निजामुद्दीन वो सुल्तान का विरोधी था। उसके अलावा देखें, इब्न बतूता एक हमारा मोरक्को से आया हुआ एक ऐसा यात्री है, विदेशी यात्री है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली में था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी बनाया था। मोरक्को से आया हुआ निवासी है। 1333 में वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी तरह का आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1342 में सुल्तान के राजदूत के रूप में वो चाइना भी गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे चाइना भी भेजा था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और देखें एल्फिंस्टन क्या कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश पाए गए हैं। तो ये ऐसी बात किसी राजा के लिए कहना बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन हम इसे जुटला नहीं सकते, ठीक है। अब देखें, ये यहां तक कहा गया है उसके बारे में कि वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ मूर्ख है, वाइजेस्ट फूल बोला गया उसे, कुछ इतिहासकारों ने उसे। तो इवन डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद तो ये भी कहते हैं कि वो एक ऐसे उसके भाग थे बुरे बेचारे के, कि वो एक ऐसा आदर्शवादी था लेकिन उसके भाग बुरे थे। तो ऐसी बातें उसके लिए कही गई हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए दिल्ली में
एक अकाल संहिता बनाई, तो ये पहला सुल्तान था जिसने अकाल पीड़ितों के लिए भी काम किया है। तो ऐसी बातें पढ़ने के बाद तो नहीं लगता कि वो एक ऐसा पागल सुल्तान है या वो निकम्मा सुल्तान है, वो मूर्ख है, लेकिन उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो सारे काम उसके उल्टे पड़ गए हैं। तो मैं तो यही कंक्लूड करती हूँ कि वो जल्दबाज है। ऐसे काम किए गए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। इसके अलावा उसने धर्म में देखो, हिंदू धर्म के त्योहार मनाए, तो जैन धर्म के आचार्य जिन प्रभ सूरी को भी अपने राज्य में रखा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जब वो दिल्ली सल्तनत में गद्दी पे बैठता है तो उस समय दिल्ली के 23 प्रांत हैं, तो कुछ बहुत सारे प्रांत उसके इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे उनका सभी कुछ प्रांतों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और ये भी माना गया है कि सबसे ज्यादा विद्रोह भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही हुए हैं। 27 विद्रोह तो अकेले दक्षिण भारत में हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विद्रोह इसके समय में ही हो रहे हैं, ये भी बड़ी बात मानी गई है। उसके बाद आता है जब वो गद्दी पे बैठता है तो वो अमीरों एवं सरदारों को अलग अलग उपाधियां देता है। ठीक है, उसने ततार खां को बहराम खां की उपाधि दी है, अलग अलग उपाधियां देता है। अगर आप इसमें से कुछ इंट्रोडक्शन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन नामों को याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये अलग अलग उपाधियां उसने अपने दरबार में जब वो गद्दी पे बैठता है तो उसी वक्त वो उनको देता है। और जब वो गद्दी पे बैठता है बड़ी शानो शौकत के साथ वो गद्दी पे बैठता है। तो उसके बारे में ये कहा गया है कि 1325 ईस्वी में दिल्ली के दौलत खाना नामक स्थान में राजमहल में उसकी ताजपोशी होती है। तो आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट नोट करके रख सकते हैं। तो जो दौलत खाना नामक जो राजमहल है वहां पे उसकी ताजपोशी बहुत ही धूमधाम से की जाती है और बहुत सारे लोगों को सोने चांदी के सिक्के भी बांटे जाते हैं वहां पे। ठीक है, और लोग तो ये कहते हैं कि उससे उम्मीद की जाती है कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगा। और वो खुद कहता है कि मेरे राज्य का हर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मेरे पिता के समान है और हर एक नौजवान मेरे भाई के समान है। तो जो उसका भाई है वो है बहराम खान। ठीक है, और उसका एक चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक, उसने उसको नायब बारबक की उपाधि भी दी है। तो बाद में ये फिरोज शाह तुगलक ही अगला जो सुल्तान बनता है। तो उसके व्यक्तिगत गुण भी आप देख सकते हैं, वो एक कला प्रेमी भी है, सेनापति भी है, उसे हर भाषा का ज्ञान है, अरबी का, फारसी का, वो खगोल शास्त्र पढ़ लेता है, दर्शन, गणित, चिकित्सा, फिलॉसफी यानी मैथमेटिक्स यानी, और आप देख सकते हो कि उसको जियोग्राफी, साइंस, लॉजिक, हर चीज में इंटरेस्ट है। तो पहले तो उसने खलीफा को माना ही नहीं है, लेकिन बाद में उसे मानना पड़ा। और देखिए उसके बारे में यह भी कहा गया है कि वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर लोगों को उनकी पोस्ट दी है। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले तो तुर्के चाहे इल्गानी ही चल रही थी, फिर बलबन आ गया, उसकी मर्जी चली, फिर अलाउद्दीन खिलजी आ गया, उसने अपनी मर्जी की, लेकिन इसने योग्यता के आधार पर लोगों को पोस्ट पे रखा है। तो एक इतना अच्छा सुल्तान आखिर इतना बदनाम क्यों हो गया, जो भेदभाव नहीं कर रहा है, जो योग्य लोगों को देख रहा है। तो ये उसका दुर्भाग्य ही है कि वो अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो पाया। तो ये है उसकी योजनाएं। एक है राजधानी परिवर्तन, दूसरा है टैक्स को बढ़ा देना, कर वृद्धि, तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यानी उसने अपनी करेंसी को चेंज कर दिया, फिर है मंगोलों के आक्रमण, फिर है खुरासान विजय, फिर है कराचल, फिर है दीवाने कोही। तो ऐसे कुछ योजनाएं हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है राजधानी परिवर्तन। तो हो सकता है अलग अलग सोर्सेज अलग अलग टाइम पीरियड दें राजधानी परिवर्तन का। तो ज्यादातर जो टाइम पीरियड चलता है वो 1327 से 1329 का माना गया है। कई जगह पे हम 26 भी पढ़ लेते हैं और कई जगह पे तो 30 भी लिख दिया है लिखने वालों ने। तो हम मोस्ट जो हमें अप्रोप्रिएट लगता है वो हम 1327 को मानते हैं। तो क्या हुआ, उसने ये फैसला किया कि वो अब अपनी राजधानी दिल्ली नहीं रखेगा। तो ये पहला शासक नहीं है जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी को बदलने का फैसला किया है, लेकिन उसने दिल्ली से राजधानी बदलनी कहां पे है, देवगिरी में, दौलताबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, जो आज का टाइम माना गया है। ठीक है, देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये माना गया है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बाद में कुतुबाबाद रखा था। पहले उसका नाम जो था कुतुबुल इस्लाम भी माना गया है, फिर कुतुबाबाद भी हो गया, उसे दौलताबाद भी कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम दौलताबाद रख दिया। ठीक है, तो ये वो योजना है जिसके बारे में सबसे ज्यादा उसको बुरा कहा गया है। तो ये मानते हैं कि जब उसने सोचा, फैसला लिया कि मैं दिल्ली से बदल के दौलताबाद जाऊंगा, तो उसका ये रीजन था, एक तो दौलताबाद
उसने सोचा महाराष्ट्र जो सेंटर में पड़ता है भारत के, वहां पे जाना ठीक रहेगा। और साथ ही जो उसके आसपास के इलाके हैं, गुजरात है, लखनौती है, वो आसपास सारे रिच जो एरियाज हैं उसके आसपास के ही हैं। किसके आसपास? देवगिरी के पास, दौलताबाद के पास। फिर उसने ये भी सोचा कि बार बार हमले होते रहते हैं दिल्ली में, तो मंगोलों के हमले से भी बचे रहेगी राजधानी, इसलिए वहां पे चले जाते हैं। फिर उसने ये भी सोचा कि दक्षिणी भारत पे अभी तक किसी की कमांड ही नहीं हो पाई है, तो मैं ही वो बनूंगा पहला शासक जो दक्षिण के ऊपर भी अपना अधिकार कर लेगा। फिर उसने ये भी सोचा कि वहां पे खूब सारी धन दौलत है, वहां पे अच्छे तरीके से हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाएंगे। उसको एक ज्यादा धन दौलत की जरूरत तो थी ही अपनी सेना बनाने के लिए। सो बहुत सारे कारणों की वजह से उसने हुक्म दे दिया कि जो हमारी राजधानी है वो कहाँ चली जाएगी? दौलताबाद में चली जाएगी। तो दौलताबाद जाने के लिए उसने ऑर्डर निकाल दिए। और ऑर्डर निकालने के बाद क्या हुआ कि उसने सिर्फ ये ऑर्डर नहीं किया कि दफ्तर वहां पे शिफ्ट किए जाएं, उसने क्या किया कि सभी लोगों को वहां जाने के लिए बोल दिया। शुरू शुरू में उसकी खूब आलोचना हुई, तो वो थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गया। उसे लगा कि मेरी बात को कोई कैसे नहीं मान सकता, जो राजा ने कहा वो सबको मानना पड़ेगा। इसलिए उसने स्ट्रिक्टनेस कर दी कि सभी पहुंचेंगे, जैसे मर्जी पहुंचे। तो हालात ये हो गए कि 1329 ईस्वी में दिल्ली के सभी लोगों को देवगिरी पहुंचने का हुक्म दे दिया गया। इब्न बतूता तो ये कहता है कि दिल्ली में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक लंगड़ा था और एक अंधा था जो देख नहीं सकता था। तो जब वो वहां पे रह गए, बाकी सभी दिल्ली से देवगिरी पहुंच गए, तो उनको भी घसीट घसीट के दौलताबाद पहुंचा दिया गया। तो इस तरह से वो बहुत कट्टरवादी दिखाया गया है, गुस्से वाला दिखाया गया है कि अगर मैंने ऑर्डर कर दिया तो ये काम होना चाहिए, नहीं होगा तो वो जबरदस्ती करेगा। तो इस तरह से उसने वहां पे लोगों को शिफ्ट कर दिया। और वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, ये भी कहा गया है कि दिल्ली में तो शायद कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी जबरदस्ती उसने लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया। कुत्ता बिल्ली तक वहां पे नहीं दिखाएगी। तो मकान खाली हो गए। 700 मील लंबा रास्ता था। हालांकि ये कहा गया है कि उसने खूब प्रबंध किया हुआ था अच्छा रास्ते में ठहरने का, दवाइयों का, पर फिर भी बहुत सारे लोग मारे गए। कुछ लोग तो दिल्ली छोड़ने के गम में मारे गए, कुछ रास्ते में कठिनाइयों की वजह से मारे गए, कुछ लोग विरोध करते हुए मारे गए। तो इस तरह से क्या हुआ, दिल्ली से पहुंच तो गए दौलताबाद, लेकिन वहां पे जाके वो सेटल नहीं हो पाए। तो अभी 2 साल ही तो हुए थे शिफ्ट हुए, तो राजा को ये लगना शुरू हो गया अब देखें उसने गलती क्या हुई है, तो कैसे उसकी योजना विफल हुई है। तो जैसे ही वो दौलताबाद में शिफ्ट होता है, तो पीछे से दिल्ली में हमले होने शुरू हो जाते हैं मंगोलों के। उत्तर पश्चिमी सीमा कमजोर होनी शुरू हो जाती है जब वहां पे राजा है ही नहीं। तो वो उसको ये लग रहा है कि बहुत सारी बगावतें हो रही हैं और महाराष्ट्र से नॉर्थ और वेस्ट में जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसने ये फैसला किया कि अब मुझे वापस दिल्ली ही जाना है। तो अब ये उसकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। तो उसने क्या किया, ऑर्डर कर दिया कि चलो अब वापस चलते हैं। तो सब लोगों को वापस जाने का ऑर्डर दे दिया गया। फिर लोगों ने उसकी बुराई की कि जाना है तो अपना ऑफिस लेके जा, अब हम यहाँ पे सेटल हो गए हैं। लेकिन उसने नहीं माना। फिर उसने सभी लोगों को फिर वहां से दिल्ली में शिफ्ट किया। तो ये बहुत बड़ी आलोचना का टाइम है उसका। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो उसको क्या करना चाहिए था, दिल्ली से देवगिरी जाते वक्त सिर्फ ऑफिस शिफ्ट करने चाहिए थे। तो अगर उसने कर ही लिया सबको शिफ्ट, तो उसे वापस फिर इस तरह से लोगों से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ईश्वरी प्रसाद तो ये कहते हैं कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, संगीन भूल इसे बोला गया है। और उसके बाद ये भी माना गया है, जो लेनपूल है वो कहते हैं दौलताबाद की जो कार्य शक्ति थी उसका जो उसका प्रतीक था वो उसका गलत प्रयोग किया गया है। इवन हालांकि बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि इतना भी बुरा उसका डिसीजन नहीं था। माना कि बहुत सारे लोग रास्ते में मारे गए, पर उसने बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा प्रबंध करके रखा था। वहां पे पहुंचने पर भी, दौलताबाद पहुंचने में भी उसने लोगों को बहुत सारी सहायता की, वहां पे उनके बिजनेस सेटल डाउन किए। और वो ये सोचता था कि, देखो अब जो दिल्ली में लोग थे वो मुसलमान थे और जो दौलताबाद था वो थोड़ा हिंदू इलाका था, तो वहां पे जाके सेटल होना मुश्किल था और अपने इलाके को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी लोग वहां पे सेटल हुए तो वापस आना मुश्किल हो गया। तो बहुत सारे लोग वापस नहीं आए, जिसकी वजह से दौलताबाद का काफी बाद में उत्थान हुआ। अच्छी तरह से वो एक अच्छा स्टडी सेंटर बना, उसका काफी नाम हुआ। लेकिन उसका प्रयोग क्यों विफल रहा, क्योंकि वो जल्दबाज था। अब पहले तो उसने डिसीजन ही सही नहीं लिया, फिर वो जब चला ही गया तो फिर उसने वापस आने की जल्दी कर दी। 29 में उसने ये फैसला कर लिया कि अब हमें वापस जाना है। और ये माना गया है कि दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने को 1335 तक उन्होंने ये कह दिया कि सब लोग वापस आ जाने चाहिए। तो हर हालत में
जाना और वापस आना दोनों ही मूर्खतापूर्ण प्रयोग था उसका। तो बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ, नया ऑफिस बनाया वहां पे जाके, जो इतना बड़ा आफ्टर ऑल उसने महल बनाए होंगे, दफ्तर बनाए होंगे, उन पे खूब खर्चा हुआ, आने जाने में खूब खर्चा हुआ, लोगों को सेटल डाउन करने में बहुत खर्चा हुआ। तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल मानी गई है। तो लेन पून जैसे लोग, इतिहासकार, तो उसको ये मानते कि वो बेवकूफ काम किया उसने, बिल्कुल अच्छा काम किया ही नहीं है। तो अगर वो अच्छे ढंग से अकेला दफ्तर ही ले जाता तो शायद ये उसकी इतनी बड़ी भूल नहीं होती और वापस आना भी इतना ही आसान होता। लेकिन जो लोगों को ले जाना और फिर वापस उनको जबरदस्ती ले आना, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। हालांकि वो पहला ऐसा शासक नहीं है जिसने राजधानी परिवर्तित की है। हमने किसके बारे में पढ़ा है पहले? इल्तुतमिश के बारे में भी पढ़ा है, जिसने लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया है। लेकिन इसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि इसने ये गलत किया क्योंकि इसका फैसला ही गलत था। तो लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश खुद शिफ्ट हुआ था, उसने अपने परिवार को शिफ्ट किया था या उसके दफ्तर को शिफ्ट किया था, ना कि पूरे लाहौर को शिफ्ट किया था। तो इसे भी ऐसा ही करना चाहिए था। तो पहली योजना जो उसकी विफल हो गई। तो आप खुद इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो कि उसने क्या गलत किया है। दूसरा है द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि 1330 ईस्वी में। तो ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन उसकी गलती मानी गई है। इसमें कुदरत का जो कसूर है वो ज्यादा है, लेकिन चलो अब इसकी बुराइयां निकालने हैं तो हमने उसके हर एक पॉइंट को ही उठाना है, क्योंकि ये उसने डिसीजन बहुत बड़ा लिया था। तो जो दोआब का इलाका है, गंगा जमुना का इलाका, तो वो बहुत उपजाऊ इलाका है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें जानकारी वैसे कौन दे रहा है? बर्नी दे रहा है। जो बर्नी इतिहासकार है ना, वो खुद दोआब में ही रहता था। तो उसने इस जगह के बारे में हमें काफी जानकारी दी है। तो बर्नी ने भी ये बताया है कि जो दोआब उपजाऊ इलाका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि यहाँ का टैक्स 50% कर देते हैं। बाकी इलाके में तो उसने 1/3 रखा है, यहाँ पे 1/2 कर देता है। तो जब यहाँ पे टैक्स बढ़ा देता है तो वो ये फैसला लेता है कि लोगों से टैक्स जल्द से जल्द वसूल किया जाए। लेकिन अब देखो उसकी जो बुरी किस्मत जिसे हम बोलते हैं, उसका दुर्भाग्य क्या है? उस वक्त क्या हुआ, दोआब में उस साल बारिश ही नहीं हुई, अकाल पड़ गया। धीरे धीरे अकाल पड़ने की वजह से फसलें नहीं हो पाई। तो फसलें नहीं होने की वजह से क्या हुआ? पैदावार प्रभावित हुई। तो पैदावार प्रभावित हुई तो लोग टैक्स देने लायक नहीं रहे। लेकिन तुगलक को उस वक्त टैक्स चाहिए था। जो उसके अधिकारी थे वो सही इंफॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंचा रहे थे। तुगलक ने पूछा टैक्स कहाँ है, तो उसने कहा, उसके अधिकारियों ने कहा लोग दे नहीं रहे। तो उसने कहा जबरदस्ती वसूल लो। उसको लगा शायद इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया है। लेकिन बात क्या थी? बात ये थी कि लोग दे ही नहीं सकते थे। तो पहले पहले तो क्या हुआ कि उसके अधिकारियों ने लोगों को बहुत तंग किया। लोग टैक्स नहीं दे पाए तो वो अपने किसान तंग आ गए, तो वो अपने खेतों को छोड़ के जंगलों में भाग गए। तो राजा और गुस्से में आ गया, उसने उनका पीछा करवाया, उनको उनके निशाने लगवाए, उनको मरवा दिया, बहुत सारे लोगों को तंग किया गया, बहुत सारे किसान मारे गए। तो ये ऐसी बातें जो कही गई हैं, बहुत सारे इतिहासकार मिलीजुली ऐसी बातें बताते हैं। लेकिन जो बर्नी है वो कहता है कि इतना भी सच नहीं है इस बात में। हालांकि दोआब में उस वक्त अकाल पड़ा, राजा ने जबरदस्ती टैक्स वसूल भी करना चाहा, लेकिन जब राजा को पता चला कि लोग नहीं टैक्स दे पा रहे हैं, तो उसने फिर उन लोगों को माफ भी किया, बल्कि उल्टा उनकी हेल्प भी की। तो उसने वो अकाल पीड़ितों के लिए एक अकाल संहिता भी बनाई। लेकिन उसकी ये योजना असफल होगी। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। अगर अलाउद्दीन खिलजी 50% टैक्स ले सकता है तो ये भी ले सकता था, लेकिन ये किस्मत ही उसकी खराब थी। तो उस वक्त क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में वहां पे अकाल पड़ जाता है। तो वो फिर उनको अकाल की वजह से वो नहीं टैक्स दे पाते, तो उसकी ये योजना असफल हो जाती है। लेकिन इस योजना की वजह से इसे इतना ज्यादा नहीं कोसा गया है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम कहते हैं कि करेंसी को चेंज कर देना, मुद्रा को, सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है और वेरी इंटरेस्टिंग है। और यही सबसे ज्यादा मुझे पढ़ने में मजा आता है। इसका टाइम पीरियड है 330 से लेकर 332 तक। तीसरी योजना मानी गई है, ठीक है। तो उसने क्या किया, देखिए उसके बारे में एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है, प्रिंस ऑफ मनीयर्स, ठीक है। तो मोहम्मद तुगलक ने दुकानी नामक सिक्के का प्रचलन किया, ठीक है। ये उसकी खास बात यह है कि उसने बहुत सारी जगह पे सुन रखा था कि अलग अलग देशों में सिक्का बदला गया, करेंसी बदली गई, और उस करेंसी की वजह से देश को कुछ काफी फायदा हुआ है और देश तरक्की पे जा रहा है। तो इस वजह से उसने भी सोच लिया कि मैं अपनी करेंसी चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ था, उसने ये फैसला किया कि जो चांदी का सिक्का है ना, मैं उसको बंद कर दूंगा और उसकी जगह पे वो क्या करेगा, पीतल और तांबे का सिक्का चलाएगा मिक्स करके, ठीक है।
तो उसने चांदी के रुपए टंका का बराबर होता था, ठीक है। तो उसने इस तरह से क्या किया, चांदी का सिक्का बंद कर दिया और अपना नया सिक्का उसने चला दिया, तांबे का सिक्का, ठीक है। तांबे का सिक्का तो अब कोई भी बना सकता है अपने घर में, तांबा तो खूब है, लेकिन उसने कोई ऐसी वहां पे प्रेस सिक्के बनाने वाली वो जो नहीं चलाई, जहां पे हम कहते हैं कि सिक्के बनते हैं, तो उसने, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसे क्या कहते हैं, पढ़ते पढ़ते शायद याद आ जाए। तो वहां पे जहां पे सिक्के बन रहे, टकसाल नहीं बनाई कि उसके ऊपर कोई मोहर नहीं लगाई, तो सिक्के कॉमन से बना दिए। तो उन सिक्कों की वजह से क्या हुआ, वो लोगों में बट गए और लोगों उन सिक्कों से क्या करने लगे, अपना बिजनेस करने लगे। तो जब राजा को टैक्स देना है तो नकली सिक्के आने शुरू हो गए, तो वो तो राजा के सिक्के है ही नहीं, राजा कुछ और सिक्के चला रहा है और जनता कुछ और सिक्के चला रही है। चांदी लोगों ने अपने पास स्टोर कर ली, जिसकी वजह से क्या हुआ, राजा को नुकसान होना शुरू हो गया। नुकसान कैसे होगा, जब करेंसी लोगों के घरों में बननी शुरू होगी तो फिर जो मर्जी खरीद लो। अगर हम भी नोट अपने घरों में छापने शुरू कर दें तो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन हम कमाई करेंगे, सरकार की तरफ से पैसा आएगा, तो हम वो पैसे को खर्चेंगे, तो हमारा एक बैलेंस सा बना रहेगा। तो जब लोगों ने घर में ही सिक्के बना लिए तो फिर राजा को जितना मर्जी टैक्स दे जाओ, राजा की कोई सैलरी थोड़ी बढ़ रही है, उसका कोई टैक्स इनकम थोड़ी बढ़ रही है, तो हर घर में पैसा ही पैसा हो गया, पैसा ही पैसा हो गया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, अब उसको लगने लग पड़ा कि ये उसने काम गलत कर दिया। उसे सबसे पहले क्या चाहिए था, सिक्के ढालने पे नियंत्रण होना चाहिए था, टकसाल बनानी चाहिए थी, कोई ऐसा मोहर होनी चाहिए थी जो सिक्कों पर हो। उसने ये सीखा कहाँ था, चीन से, ईरान से, ठीक है। वहां के शासकों ने योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक भी सोच रहा था कि योजना सफल होगी, लेकिन गलती क्या हुई, उसने उसको योजना को सही ढंग से नहीं चलाया, ठीक है। उसने खूब जांच पड़ताल की थी, लेकिन वो नहीं सफल हो पाया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीन के शासक कुबलई खां ने कागज की मुद्राएं चलाई थी और वो सफल भी हुआ था। फारस के शासक गाई खान ने चमड़े का सिक्का चलाया था और कुबलाई खां का प्रयोग सफल हुआ और फारस के शासक का असफल हुआ था। लेकिन इन दोनों से सीख के उसने ये सोचा था कि मैं सिक्के चलाता हूं तो मैं सफल हो जाऊंगा, पर उसका नुकसान हो गया। अब घर घर में तो सिक्के बन गए, हर एक व्यक्ति ने अपने घर के ग्लास, थालियां, हर चीज को, तांबे की चीज को तोड़ तोड़ कर सिक्के ही बना लिए। तो जितना मर्जी सामान खरीदी जाओ, सरकार को जितना जितना टैक्स कह रही है सरकार दे दो, क्योंकि हमने तो घर में ही सिक्के बना रखे हैं। तो सब कुछ बहुत आसान हो गया। लेकिन राजा तो टेंशन में आ गया कि अब मेरी इकोनॉमी तो डाउन हो रही है। तो फिर उसने घोषणा कर दी कि जो सिक्के हैं वो बंद कर दिए गए हैं, दोबारा से क्या चलेंगे, फिर से चांदी के सिक्के चलेंगे। अब दोबारा से चांदी के सिक्के चलेंगे तो फिर लोगों के पास चांदी के सिक्के कहां से आएंगे। तो सरकार को बोले कि जो हमारे पास सिक्के हैं उनका क्या करें। तो सरकार कहती कि वो नकली सिक्के हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सबके नकली नहीं है, कुछ लोगों के नकली हैं, कुछ के असली हैं। तो अब सरकार को समस्या पैदा हो गई। तो जिनके असली हैं उनका तो सरकार को बदलना बनता ही है, नकली वालों को अगर नहीं बदलती सरकार तो कैसे पता चले कौन से असली हैं कौन से नकली हैं। तो उसने ये कहा कि ऐसा करो, तांबे के सारे सिक्के राज्य में जमा करा दो और उसकी जगह पे चांदी के सिक्के ले जाओ। तो ये देखो, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के चलाए हैं तांबे के, और इधर देखो ढेर तांबे के सिक्कों का। तो लोगों ने ऐसे उसके दरबार के आगे सिक्कों का ढेर लगा दिया। इतना ऊंचा ढेर था कि शायद उसका जो दरबार, उसके राज्य का गेट था, उससे भी ऊंचा ढेर लग गया। किस चीज का, तांबे के सिक्कों का, क्योंकि बदले में क्या मिल रहा है, चांदी मिल रही है। तो हर एक व्यक्ति ने अपने घर की हर चीज को, तांबे की चीज को सिक्कों में कन्वर्ट किया और राजा के दरबार में जाके जमा करा दिया। इस तरह से ढेर लग गया। और ये उसकी सबसे बड़ी योजना, जो अगर सोची समझी तकनीक से होती तो शायद सफल होती, और सबसे बड़ी योजना उसकी विफल हो गई। तो ये उसका दुर्भाग्य ही मान सकते हैं और उसकी जल्दबाजी मान सकते हैं कि उसने एक योजना तो बना ली, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स नहीं देखे और ये नहीं देखा इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, इसके लिए प्रॉपर टेक्निक क्या है, ऐसा कुछ नहीं देखा और उसने सिक्के बना दिए। मतलब शुरू कर दो जब मर्जी खत्म कर दो। उसके जो लॉन्ग इम्पैक्ट्स हैं वो नहीं देखे, उसके शॉर्ट टर्म चीजें क्या हैं वो नहीं देखी, कॉजेज नहीं देखे। तो फिलहाल उसकी ये योजना भी उसकी असफल हो गई। उसके बाद हम देखते हैं उसकी नेक्स्ट योजना आती है खुरासान की योजना। तो खुरासान क्या है, खुरासान एक ऐसा राज है जिसकी शक्ति कम हो चुकी थी, ठीक है। तो वहां पे मंगोल नेता जो था वो भी अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, वो था तरमशीरीन, और उसके साथ साथ मिस्र का शासक भी
वहां पे अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। तो इन दोनों ने एक योजना बनाई, मंगोल नेता ने और मिस्र के शासक ने, कि हम दोनों खुरासान के ऊपर हमला करेंगे और इसको आधा आधा बांट लेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी साथ ही योजना बना ली कि मैं भी इनके साथ युद्ध करूंगा। तो तैयारियां शुरू हो गई। तो तैयारियों में क्या किया, उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। 3,70,000 सैनिकों को उसने रख लिया कि कहां पे जाना हमला करने, हमने खुरासान पे। 1 साल तक इन सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई, खाने पीने का सामान दिया गया, रहने के लिए घर दिया गया। तो सारा खर्चा कौन कर रहा है, दरबार कर रहा है, राजा कर रहा है। जनता दे रही है टैक्स और राजा उड़ा रहा है। 1 साल बाद क्या हुआ, जो मंगोल नेता है और जो मिस्र का राजा है, दोनों ने फैसला बदल दिया कि हम वहां पे अब हमला नहीं करने वाले। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी तो सेना खत्म हो गई, तो इसको भी विचार त्यागना पड़ा, अकेला तो युद्ध कर नहीं सकता था। तो रिजल्ट क्या निकला, उसने जब ये योजना को त्याग दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी योजना को त्यागना, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या निकला, त्याग दिया तो 3,70,000 लोगों को घर भेज दिया, जाओ घर, अब कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को तो स्पेशल युद्ध के लिए रखा गया है। दूसरी बात, 1 साल तक उनका जो खर्चा किया वो भी जनता ने उठाया, और इतने बड़े लोगों में बेरोजगारी छा गई। तो लोग उसके खिलाफ हो गए कि ये कैसा राजा है, कुछ भी करता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, फैसला करता है और अपने आप ही बदल जाता है। तो कोई भी योजना 1 साल से अधिक चल नहीं रही है और आउटपुट कुछ नहीं मिल रही है, और सिर्फ खर्चा ही हो ही जा रहा है, खर्चा ही हो ही जा रहा है। और आप कोई भी योजना देख लें, चाहे उसने राजधानी परिवर्तन किया, खर्चा हुआ, चाहे उसने टैक्स बढ़ाया, खर्चा हुआ, क्योंकि बाद में जब उसे पता लगा कि लोग इतने दुखी हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए खर्चा हुआ, पहले उनको कष्ट दिए। फिर उसने सिक्के बनाए, सिक्कों पे भी खर्चा हुआ, अब इतनी सारी चांदी बांट दी, अब ये भी खर्चा किया, और अब आ गया कराचल का अभियान, और ये सबसे बुरी बात थी। अब देखो इसमें क्या किया उसने, कराचल ऐसा इलाका जो एक पहाड़ी इलाका जहां पे उसने हमला करने का फैसला किया, अब उसे लगा कि कहीं और तो मैं कुछ नहीं कर पाया, तो उत्तर भारत का इलाका है कराचल, वहां पे हमला करता हूं, पहाड़ी इलाका। उसके लिए उसने वहां पे 1 लाख सेना भेजी। पहाड़ी इलाका था, बारिश के दिन थे, उसने ये भी नहीं देखा कि पहाड़ों में बारिश के दिनों में नहीं जाना चाहिए। हम लोग भी जब भी कभी हिल स्टेशन पे जाने का फैसला करते हैं तो हम गर्मियों के दिन डिसाइड करते हैं या बर्फ वाले दिनों में जाते हैं, तो बारिशों के दिनों में हम नहीं जाते। तो इसने बारिश वाले दिनों में लोगों को भेज दिया। पहली बात तो जंगली रस्तों में सेना भटक गई, पहाड़ों पे भटक गई, कुछ लोग तो फिसल फिसल के ही मर गए, पत्थरों से टकरा के ही मर गए, और कुछ लोग वापस आना शुरू हो गए तो उनको वहां के पहाड़ी लोगों ने पत्थर मार मार कर मार दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, वो वहां पे जीत तो सके नहीं और उल्टा वहां से कष्टों में पड़ गए। और ये भी कहा गया है कि मरने शुरू हो गए भूखमरी से, महामारी फैल गई उनमें, और ऐसा भी माना गया है कि सिर्फ 3 व्यक्ति ही वापस आए। इब्न बतूता ने यह कहा है कि 10 अधिकारी ही बचे वहां से, 1 लाख की सेना में से 10 लोग बचे। कितनी बुरी बात लग रही है ये, तो इतनी बुरी उसकी योजना थी, उसे ये पता ही नहीं था कि कहां पे हमला करना है और कब करना है। और सच में अगर 10 हैं ये भी बहुत कम है, 3 तो फिर चलो ना के बराबर ही हो गए। इस तरह से उसने बहुत सारे सैनिकों का जो अंत था वो बहुत बुरा किया उसने। और देखो उसके बाद उसका एक मंगोल आक्रमण मैंने स्टार्टिंग में बताया है, तो ये भी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि उस वक्त क्या हुआ। चलो ये कराचल अभियान तो उसका सफल हो गया, तो आपको दिख ही गया कि वो कैसा एक सुल्तान है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन योजनाएं कैसी बना रहा है, उसको पता ही नहीं मुझे क्या करना। उसके बारे में तो ये भी कहा गया है कि राजा होने की बजाय अगर वो प्रोफेसर होता तो ज्यादा अच्छा होता, इसलिए क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। प्रोफेसर इसलिए नहीं कि प्रोफेसरों की योजनाएं जो हैं वो सफल नहीं होती, इसलिए क्योंकि वो पढ़ा लिखा बहुत है और इंटेलिजेंट है, और वो सोचता है बहुत दूर की, लेकिन उसे राजा बनना नहीं आया, उसकी योजनाएं सफल नहीं हो पाई। तो देखिए उसके बाद मंगोलों का भी एक हमला होता है, उसमें वो क्या करता है, तो चतकाई वंश का जो तरमाशरीन है वो विशाल सेना लेकर भारत पे हमला कर देता है, मुल्तान लाहौर से लेकर दिल्ली तक प्रदेशों को रौंद देता है, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद तुगलक के पास इतनी बड़ी सेना है लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो उसको ये लगता है मैं कैसे मंगोलों को रोकूं। तो वो क्या करता है, उसको खूब सारे पैसे देके वापस भेज देता है। तो इतनी सेना को उसने क्या करना है, अगर उनको पैसे देके वापस भेज रहा है तो घूस दे देता है। तो ये भी उसकी इस योजना का भी उसका बहुत विरोध होता है कि उसने इतनी इतनी बड़ी बड़ी सेना बनाई है, इतना खर्चा कर रहा है सेना पे, तो अंत में अगर किसी आक्रमणकारी को पैसे देके ही भेजना है तो फिर वो सेना पे खर्चा क्यों कर रहा है। तो इस तरह से उसे असफलताओं का बादशाह कहा गया है।
हालांकि उसके समय में दोबारा कोई मंगोल आक्रमण नहीं होता है, लेकिन कितनी बुरी बात लगती है कि फिर वो इतना खर्चा किस चीज पे कर रहा है। तो ये सारा खर्चा ही खर्चा है, उसने कुछ गेन नहीं किया है। अब आता है दीवाने अमीर को ही, ये भी उसकी एक योजना है। तो वो एक डिपार्टमेंट बना देता है दीवाने अमीर को, जिसमें वो क्या फैसला करता है कि हम एक बहुत बड़ी जगह लेंगे जो बंजर जमीन होगी। तो अब यही एक तरीका रह गया है कि हम नए तरीके से काम करें। तो बंजर जमीन के ऊपर काम में लगेंगे और वहां पे उसको उपजाऊ बनाएंगे, खूब सारी फसलें बोएंगे और उससे खूब सारा टैक्स आएगा और राज्य अमीर हो जाएगा। तो ये काम कौन करेगा? राजा और राजा के जो अधिकारी हैं। तो ये लोगों से नहीं करवाया जाएगा। तो उसने 30x30 को, जिसे हम 75x75 किलोमीटर बोल सकते हैं, इतनी जगह को ले लिया जो बंजर थी और अपने बहुत सारे अधिकारियों को इस पे लगा दिया। 100 शिकदार, 100 शिकदार इस काम पे लगा दिए गए कि आपने देखना है कि जमीन का हर टुकड़ा कैसे उपजाऊ हो सके। तो अलग अलग टुकड़े सबको अलॉट कर दिए गए और जिम्मेवारी दे दी गई कि आप सभी ने, आप 100 शिकदारों ने ही अपने अपने इलाके को उपजाऊ बनाना है। घोड़े दे दिए गए उनको, बहुत सारा खर्चा पानी के लिए धनराशि दी गई। ये माना गया है कि 70 लाख टंका वहां पे खर्चा हुआ उस वक्त। अफीफ तो ये कहता है कि ये रकम 2 करोड़ टंके थी। यहाँ पे 1 करोड़ लिखा है, लेकिन अब 2 करोड़ करेक्शन कर ले यहाँ पे। तो वो 2 करोड़ टंके जो हमारे पास आ रही है धनराशि, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे करेक्ट भी कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 करोड़ कर लें कि किस बात के लिए खर्चा किया गया है हमारा, ठीक है। ये किया गया है खर्चा किस बात के लिए? ताकि एक उपजाऊ भूमि बनाई जा सके और उस पर फसलें बोई जाए। तो 1 साल तक काम चलता रहा। जब 1 साल बाद जाके राजा ने पूछा कि क्या काम हुआ है, और तो वहां पे जाके देखा तो काम तो कुछ भी नहीं हुआ। 100वां हिस्सा भी भूमि का, यानी 1% हिस्सा भी भूमि का उपजाऊ नहीं हो पाया है। तो इतने पैसे क्यों खर्च दिए? इतना बड़ा डिपार्टमेंट क्यों बना दिया? 100 शिकदार का खर्चा क्यों किया? ये 70 लाख टंका या 2 करोड़ टंका कहां पे गया? तो इन शिकदारों को तनख्वाह देने में, घोड़ों के ऊपर खर्चा, उनके खाने पीने के ऊपर खर्चा, उन लोगों ने आगे काम करवाया कि नहीं करवाया उस पर खर्चा। तो ये लोग जो उसके 100 अधिकारी थे वो खुद ही पैसा खा गए, क्योंकि राजा ने इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना के खुद चेक ही नहीं किया बाद में कि यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इतनी बड़ी योजना भी उसकी विफल होगी। और ये भी उसकी एक ऐसी योजना है, अगर सफल होती तो बहुत अच्छी थी, लेकिन विफल हो गई क्योंकि उसके अधिकारी भी उसका साथ नहीं दे रहे। उन सबको लगता है कि ये ऐसे ही फालतू के काम करवा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। जबकि उसने सोचा था कि जहां पे वो अलग अलग तरह की फसलों को बोएगा, कनक लगाएगा, गन्ना लगाएगा, जौ लगाएगा, और अगर लगाया जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन इन लोगों ने काम ही नहीं किया। तो इस तरह से वो एक असफल सुल्तान बना। डॉक्टर मेहदी हसन के अनुसार तरमा शरीन खां भारत में शरणार्थी के रूप में आया, क्योंकि 1326 ईस्वी में उसकी गजनी के समीप अमीर चौबान के हाथों पराजय हो गई थी और वह अपनी सेना सहित दिल्ली भाग आया। वहां पे मोहम्मद तुगलक ने उसको 5000 दिनार दिए और वो वापस चला गया। वो खुद हार के आ रहा है और मोहम्मद बिन तुगलक उससे युद्ध नहीं कर रहा, बल्कि उसको पैसे देके वापस भेज रहा है। तो कितनी बुरी बात है। और जियाउद्दीन बर्नी उसे विपरीत तत्वों का मिश्रण बताता है। विपरीत तत्व यानी कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है। स्मिथ, सेवेल, लेनपुल, पुजलेहेग उसे क्या मानते हैं? गुणों और अवगुणों का मिश्रण। मेहदी हसन ने तो ये भी कहा है कि विरोधी गुण उसके जीवन के विभिन्न अवसरों पर प्रकट हुए। तो यानी कि वो जब भी कुछ काम करता था तो खुद ही उसको कट कर देता था। वो एक ऐसा राजा था जिसके अंदर विरोधी गुण थे। विरोधी गुण जैसे पहले पॉजिटिव सोचना, फिर बाद में नेगेटिव हो जाना। पहले अच्छा सोचना, फिर सोचना नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, इसको खत्म कर दो, ठीक है। जैसे कोई घर बना रहा है, सपोज करो उसने 2 कमरे बना दिए, तो उसको लगा नहीं ये कमरा यहाँ पे नहीं यहाँ पे होना चाहिए, तो इधर वाला गिरा दिया। फिर उसको यहाँ पे नहीं ठीक लगा, दूसरी जगह पे बना दिया। तो ये तो बहुत छोटी बात है। ये उसने बहुत बड़े बड़े काम ऐसे किए हैं जो उसके बारे में रिजल्ट ये निकालते हैं कि सब उसे मूर्ख बोलते हैं। तो ऐसे महान शासक के बारे में जिसने इतनी अच्छी योजना बनाई लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाई, तो उसे मूर्ख कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसे हम बुरा नहीं कहते, हमें लग रहा है कि उसने बहुत नुकसान किया है राज्य का। इतने लंबे टाइम पीरियड तक वो राजा बन के रहता है और कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता, ठीक है। तो आगे आती है उसकी मृत्यु। अंतिम समय में वो गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तार्गी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा। तो वहां थट्टा के निकट वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। 20 मार्च 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। और देखें अब
इतिहासकार क्या कहते हैं, जब उसकी मृत्यु हुई तो बदाऊं कहता है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, शुक्र हुआ ऐसा सुल्तान गया। इसके कहने का ये मतलब है। इसामी ने तो उसे इस्लाम धर्म का विरोधी बताया है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म के त्योहारों को मना रहा है, ठीक है, और उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो इस्लाम धर्म के विरोधी लग रहे हैं। और ईश्वरी प्रसाद उसके बारे में क्या कहते हैं, मध्य युग में राजमुकुट धारण करने वाला मोहम्मद तुगलक निसंदेह योग्य व्यक्ति था, ठीक है, वो एक योग्य व्यक्ति था। मुस्लिम शासन की स्थापना के पश्चात दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाला शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सांस्कृतिक शासक था। अच्छा शासक था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, ठीक है। और उसने अपने सिक्कों पे अल सुल्तान जिल्ली अला, सुल्तान ईश्वर की छाया, सुल्तान ईश्वर का समर्थक, ये सब उसने अपने सिक्कों पे लिखवाया। और साथ ही साथ वो एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी भी था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य को आर्थिक संकट में डाल दिया। उसके समय में बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हुई, व्यापार भी खत्म हो गया, किसान भी असंतुष्ट हो गए, टैक्स भी बढ़ा दिया गया और वो खुद भी खूब बदनाम हुआ। मुस्लिम धर्म ने भी उसको नहीं अपनाया और ऐसा हुआ कि दक्षिणी भारत में नए राज्य शुरू हो गए, बहमनी साम्राज्य शुरू हो गया, विजयनगर साम्राज्य शुरू हो गया, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हालांकि अच्छी योजनाएं बना रहा है, लेकिन फिर भी वो असफल हो रहा है। इतना बड़ा साम्राज्य उसने बनाया और अंत में वो असफल राजा ही कहलाया। इतनी अच्छी योजनाएं बनाई, लेकिन वो फिर भी इस तरह से फेमस हुआ जैसे कि वो एक निकम्मा राजा था। तो ये था हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में आपने पढ़ा, और उम्मीद करती हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।